हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पीजीटी, बीपीएससी टीआरई 4 और यूपी एचएससी जो हायर एजुकेशन के लिए यूपी में एग्जामिनेशन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके रिगार्डिंग हम लोग टेस्ट सीरीज की श्रृंखलाओं को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो टेस्ट सीरीज नंबर होने वाला है वो है पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो अभी तक हमने पार्ट नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज का पार्ट नंबर 4 में हम देखेंगे कि 20 क्वेश्चंस में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, या ऐसे क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी होती है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती है। तो इन क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाए क्वेश्चंस को, उतना ज़्यादा आप रिवाइज जरूर करें। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ। और आज के इस 20 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आप लोगों को आता है या कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 20 क्वेश्चन में से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन निम्न पर आधारित है। क्या विधि के शासन पर है, या दृष्टांत या अभिसमय पर है, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर है, या इनमें से सभी पर है। आपको बताना है कि भारत में जो जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक पुनरावलोकन होता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू भारत में किसके द्वारा होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज अ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तभी आपको अपना एक, आप जैसे 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा रहे हैं, तो आप 20 क्वेश्चन को आप 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे, मतलब आप जितना भी हो सके आप 20 क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और आप अपना आंसर मेरे आंसर बताने से पहले दीजिएगा, जिससे कि आप लास्ट में एक एनालाइज कर पाएं, आप अपना स्कोर चेक कर पाएं कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल जो हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की परामर्श पर या मुख्यमंत्री की सलाह पर, सॉरी, ठीक है, मुख्यमंत्री के सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल 164 का 1 क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 164 क्लॉज 1 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो 164 का क्लॉज 1 जो कहता है कि जो राज्यपाल होगा, जो गवर्नर होगा, वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा, और चीफ मिनिस्टर की सलाह पर, है ना, एडवाइस पर अन्य मिनिस्टर्स की भी वो अपॉइंटमेंट करेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है 2 का। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, आपको इसमें मिक्स टॉपिक मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से होंगे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप मिक्स टॉपिक पर क्वेश्चन करते हैं तो आपका माइंड थोड़ा सा बूस्ट होता है। नहीं तो आपका जो माइंड है वो एक ही डायमेंशन में चलता है। जैसे आप पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन कर रहे हैं तो थ्योरी थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप थिंकर्स कर रहे हैं तो आपके माइंड में थिंकर्स चलता है। अगर आप मिक्स टॉपिक करते हैं तो आपका दिमाग जो है ना, साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा काम करता है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि आप मिक्स टॉपिक को क्वेश्चन जरूर करते रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यों में विधानमंडल के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ठीक है, तो राज्य विधानमंडल के गठन के बारे में आर्टिकल आपका 168 कहता है कि राज्यों में एक राज्य विधानमंडल होगा। ठीक है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स मेंशन्ड। ठीक है, तो आर्टिकल 168 कहता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस क्वेश्चन सीरीज की एक लाइव सेशन फिक्स कर दूंगा कि हम डेली जो है 20 क्वेश्चन, या फिर आप कहेंगे 30 क्वेश्चन तक हम कर सकते हैं पर डे के हिसाब से, और एक लाइव हमारा सेशन फिक्स हो जाएगा इवनिंग में या मॉर्निंग में। आप जिस भी टाइम कहेंगे, आपका जितना मैक्सिमम लोगों का कमेंट जिस भी टाइम पर आएगा उसी टाइम पर हम सोचेंगे कि इस सेशन को हम लाइव रखेंगे
और लाइव सेशन में हम डिस्कस भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एक रूटीन फिक्स हो जाएगा। बाकी जो हम नेट जेआरएफ के लिए क्लासेस पढ़ रहे हैं वो ऑफलाइन आपकी चलती रहेंगी, लेकिन ये वाली क्लासेस जो है टेस्ट सीरीज की वो लाइव आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, अगर आप लोग ऐसा चाहेंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट जो है वो धार्मिक आधार पर रिजर्व होती है या आरक्षित होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, नेट के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सिक्किम में जो है, सिक्किम की विधानसभा में धर्म के आधार पर सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर रिजर्व्ड ऑन रिलीजियस बेसिस, ठीक है। तो सिक्किम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यह किसने कहा है यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रजनी कोठारी सभी इसका सही ऑप्शन लगाएंगे जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रजनी कोठारी। हु सेड इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट बिकम्स कास्टिसाइज्ड एंड इट इज कास्ट दैट बिकम पॉलिटिसाइज्ड, ठीक है। तो रजनी कोठारी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है यहां पर, क्योंकि पीजीटी में उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे आते हैं और बीपीएससी में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लेवल्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चंस की नेचर को ध्यान में रखते हुए उसी टाइप्स के क्वेश्चन को हम यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। अदरवाइज बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे डीएसएसबी में पूछता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य जो है, जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये अंबेडकर साहब कहते हैं कि जाति प्रथा का उन्मूलन समाज से होना चाहिए, और जाति प्रथा को अगर समाप्त कर दिया जाए तो ये स्वराज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य माना जाएगा। तो अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट है, हु सेड दैट द टास्क ऑफ इरेडिकेटिंग कास्ट सिस्टम इन मोर इंपॉर्टेंट देन द सेल्फ रूल, ठीक है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर का स्टेटमेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? तो 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से जुड़ा हुआ है, और साथ के साथ 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। Which of the following schedule of the Constitution of India contains the provision relating to anti defection, ठीक है। तो 10th शेड्यूल जो है ये एंटी डिफेक्शन से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पे कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड किया है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधायिका, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कभी कभी जो 10वीं अनुसूची का प्रभाव है क्या केवल संसद के सदस्यों पर लागू होता है या राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर भी लागू होता है? तो जो दल बदल कानून है 10वीं अनुसूची में जो दिया गया है वो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताता है, ठीक है। और ये भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। 30 जनवरी 1985 को ये लोकसभा के द्वारा पास किया गया और 31 जनवरी 1985 को राज्यसभा ने इसे पास कर दिया, ठीक है। तो एक ही दिन के बाद, और 15 फरवरी को प्रेसिडेंट ने इस पर अनुमोदन दे दिया, अपना हस्ताक्षर कर दिया। तो भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ सकता है कि 10वीं अनुसूची ना दे करके कि भारतीय संविधान के 52वां संशोधन को दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये भी दल बदल से है, ठीक है। या फिर 10वीं अनुसूची दे पूछ ले
कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, तो 1985। ये भी ध्यान रखना ईयर वाइज भी, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो ये भी मान के चलो कि ईयर भी पूछ सकता है कि कौन से ईयर में कौन सा रूल पास हुआ है। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप पहले से ही कंटिन्यू रखें, पहले से ही तैयार रखें, ठीक है। The 10th schedule of Indian Constitution deals with the provisions relating to the disqualification of a members of the parliament and state legislature on the ground of a defection, ठीक है। तो डिफेक्शन के बेस पर स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट दोनों के मेंबर्स के लिए यह सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। तो 10th शेड्यूल आपको ध्यान रखना है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 10th शेड्यूल में आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दिया गया है। इट वॉज पास्ड बाय द लोकसभा। लोकसभा ने इसे 30 जनवरी को पास किया और राज्यसभा ने इसे 31 जनवरी 1985 को पास किया। और आपका 15 फरवरी, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रपति ने इस पर किस दिन हस्ताक्षर किए, तो 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ने इस पर साइन कर दिए थे, ठीक है। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 52 अमेंडमेंट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये 52 अमेंडमेंट से जो है 10th शेड्यूल आई है बनकर के, नई शेड्यूल जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, ठीक है, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। एंड द 52 अमेंडमेंट ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तब आपको समझना चाहिए कि आपका क्या क्या स्कोर, कितनी प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आप अपना हमेशा एक्यूरेट रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की साम्यवादी पार्टी, बहुत लोग गलती करेंगे इसमें, मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1964 में होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इट वाज फाउंडेड इन 1964। चलिए, भारत में लोकसभा क्षेत्रों का स्वरूप कैसा है? क्या एक लोकसभा से कितने मेंबर आ सकते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एक लोकसभा क्षेत्र से कितने मेंबर चुनाव जीत सकते हैं, कितने मेंबर या सदस्य चुनाव जीत सकते हैं? यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है कि एक लोकसभा से केवल एक ही व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, ठीक है। तो लोकसभा में क्षेत्रों का स्वरूप कैसा होता है? एकल सदस्यीय या एक सदस्यीय होता है, सिंगल मेंबर होता है। द फॉर्म ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज इन इंडिया इज अ सिंगल मेंबर। देखिए सारे क्वेश्चन इजी हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आप गलतियां करेंगे, मुझे पता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत जो है, ठीक है, अपने सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? क्या सरपंच के प्रति उत्तरदायी है, या ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी है, या जिलाधिकारी के प्रति उत्तरदायी है? तो ग्राम पंचायत जो है ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इट्स वर्क, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द ग्राम सभा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ? ये सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2005 में, ठीक है। आरटीआई आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई के बारे में हम डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि इसमें जो किसान संघर्ष समिति का क्या योगदान है, अरोड़ा आसिफ अली या अरोड़ा राय, इन सब का क्या योगदान रहा है इसमें, एक एक चीज़ों को हम वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी है उस पर हम फोकस करेंगे। इन विच ईयर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड? तो 2005 में ये एक्ट पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? ठीक है, प्रश्नकाल है, स्थगन प्रस्ताव भी है,
बजट पर चर्चा भी है, लेकिन सरकार के विरुद्ध अभियोग प्रस्ताव लाना ये है नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मेथड ऑफ अ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इम्पीचमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये जो है लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं माना जाता है। निष्पादन बजटीकरण या निष्पादन बजट, जिसको हम परफॉर्मेंस बजट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसकी अवधारणा सबसे पहले कहां पे आई या प्रचलन में कहां पर आया है? ठीक है, तो ये प्रथम हूवर आयोग अमेरिका का बना था, प्रथम हूवर आयोग के निर्देशन में आया था। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट हूवर कमीशन, जो यूएसए में आया था। इसके रिगार्डिंग ये निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट आया था। अगला क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम अभ्युदय कहां में हुआ है? तो स्वीडन में हुआ है 1809 में। आपको यह भी क्रम से याद रखना है, क्रमानुसार याद रखें। ठीक है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और इस तरीके से जो क्रम वाइज आते हैं, है ना। ये सबसे पहले अगर बात करें तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आया है, स्कैंडिनेवियन देशों में आया है। उसमें भी सबसे पहले ये स्वीडन में आया 1809 में। ईयर भी याद रखना, कभी कभी ईयर भी पूछता है। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन फर्स्ट एमर्ज्ड इन स्वीडन 1809। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में कब आया ओम्बुड्समैन? तो 1962 में न्यूजीलैंड में आया था। ठीक है, ऐसे करके आपको ईयर वाइज सारे याद रखने पड़ेंगे, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये सब कब कब आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, मानव संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है? ठीक है, अब देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, अगर आपको इन चारों में से कुछ भी नहीं पता, आप पहली बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो अगर स्टेटमेंट नहीं वाला पूछा है तो आपको इनमें से देखना है कौन सा नेगेटिव है या किसमें नहीं लिखा गया है। तो आपको पता चल गया कि नहीं इसमें भी है और नहीं यहां पर भी है और किसी में नहीं आपको नहीं दिख रहा, तो आपको आंख बंद करके यही वाले ऑप्शन को टिक करना है। जब आपको नहीं आता है तब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए, अनौपचारिक तत्व जो है समग्र संगठन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते, ये गलत है, करते हैं। ठीक है, क्योंकि मानव संबंध सिद्धांत जो जुड़ा हुआ है ये अनौपचारिक संबंधों पर ही जुड़ा हुआ है, अनौपचारिक संबंध पर ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें कहा है कि अनौपचारिक संबंध जो है महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किसी भी संगठन में नहीं करते, तो गलत है। अनौपचारिक तत्व जो होते हैं सभी संगठनों में, चाहे वो उत्पादन हो रहा चाहे कैसा भी संगठन हो, उस पर वो हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो ये मानव संबंध सिद्धांत के बारे में आपको समझ लेना है कि जब भी प्रश्न आए मानव संबंध सिद्धांत के ऊपर, मानव संबंध सिद्धांत के ऊपर आपको एक शब्द जरूर ध्यान रखना है, अनौपचारिकता, इनफॉर्मल, अनौपचारिक, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि मानव संबंध सिद्धांत में सारा जोर किस पर दिया गया है? अनौपचारिक संबंधों पर। ठीक है, तो अनौपचारिक संबंध को ध्यान में रखेंगे। अगर कहीं पर भी अनौपचारिक संबंध नहीं है तो वो मानव संबंध सिद्धांत से जुड़ा हुआ विचार नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, ये आपको कई एग्जाम में अलग अलग जगह पे काम आएगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब देखते हैं मानव संबंध सिद्धांत से और क्या क्या बातें हैं। संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों की बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं, ऐसा मानव संबंध सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो मानव संबंध सिद्धांत के बारे में और भी कथनों को समझना है कि यह व्यक्तिगत संबंधों के बजाय सामाजिक संबंधों पर यह बल देता है। ठीक है, संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखता है। ठीक है, यह कहता है कोई भी संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है? एक सोशल सिस्टम की तरह है, एक सामाजिक पद्धति की तरह है, एक सामाजिक संगठन की तरह है। ठीक है, श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्रणाली है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं चाहे कोई भी श्रमिक समूह है, चाहे कोई भी लेबर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है? वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है मानवीय लक्षणों से संपन्न होता है, उसमें मानवीय गुण मौजूद होंगे उस लक्षण में, उस संस्था में, उस
ऑर्गेनाइजेशन में मानवीय गुणों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पाया जाएगा। तो मानव संबंध सिद्धांत जो है इन सारे तत्वों पर जोर देता है, अनौपचारिकता पर जोर देता है, सामाजिक संगठनों पर जोर देता है, सामाजिक मूल्यों पर जोर देता है। संगठन को ये कहता है संगठन क्या है, एक सामाजिक पद्धति की तरह है। जैसे समाज में संगठन पाया जाता है वैसे ही हर तरीके से कार्यों में भी संगठन पाया जाएगा। ठीक है, ये तो मानव संबंध सिद्धांत का प्रमुख लक्षण है। मानव संबंध सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं तो आप एल्टन मेयो को जरूर पढ़ते हैं। ठीक है एल्टन मेयो के हाथॉर्न प्रयोग अभी आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा है, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज अ नॉट करेक्ट। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसमें नॉट है, अब यहां पर भी डू नॉट है, तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, यही टिक कर देना है। जब आपको नहीं आता तो, अगर आपको आ रहा है तो आप पढ़ के तब एनालाइज करने के बाद ही सही गलत का डिसीजन लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। ठीक है, पर्पज, पीपल, पर्सन एंड प्लेस। ये जो 4P का कॉन्सेप्ट है ये लूथर गुलिक ने दिया है, लूथर गुलिक। 4P। ठीक है, एक P का मतलब क्या है, पर्पस, दूसरे का प्रोसेस, तीसरे का पर्सन, चौथे का प्लेस। ये आपको क्रम से याद होना चाहिए। ठीक है, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। 4P का कॉन्सेप्ट जो है लूथर गुलिक के विचारों से जुड़ा हुआ है। तो पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस, ये चारों सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि नेट के पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो ये पहले प्लेस दे देगा, फिर पर्सन देगा, फिर प्रोसेस देगा, फिर पर्पस देगा, ऐसे करके उल्टे सीधे देके घुमाता है। ठीक है, तो कहता है कि इसको क्रम में लगाओ, सही क्रम में क्या होगा इसका सही क्रम। ठीक है, तो अब ह्यूवर आयोग ने किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी, तो प्रयोजन के आधार पर ह्यूवर आयोग ने बोला कि कोई भी संगठन बने उसका निर्माण जो है वो प्रयोजन के तहत होना चाहिए। चलिए, द हूवर कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पर्पज के बेस पर इन्होंने किया। ठीक है, उसका पर्पज कैसा है उस कमीशन का या उस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इस तरीके से चीजों को आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से किस समूह को सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में माना जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा समूह है जो गुड गवर्नेंस को या गुड गवर्नेंस का मूल लक्षण है, बेसिक एलिमेंट्स है गुड गवर्नेंस का या बेसिक प्रिंसिपल है गुड गवर्नेंस का। सहभागिता, उत्तरदायित्व, ई गवर्नेंस। उत्तरदायित्व, ई गवर्नेंस, निष्पक्षता। ई गवर्नेंस, निष्पक्षता, सहभागिता। निष्पक्षता, सहभागिता और उत्तरदायित्व। ठीक है, निष्पक्षता, सहभागिता और उत्तरदायित्व, ये होगा गुड गवर्नेंस का मूल सिद्धांत है। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, ई गवर्नेंस हर में है, सब में है। ठीक है, तो निष्पक्षता, सहभागिता और उत्तरदायित्व जो है सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कंसीडर्ड एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ गुड गवर्नेंस, तो फेयरनेस होना चाहिए, पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये है गुड गवर्नेंस का बेसिक फीचर। चलिए, ये क्वेश्चन आई थिंक हमने जब मिशन जेआरएफ वाली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी, मिशन जेआरएफ, तो वहां पर हमने इस क्वेश्चन को करा था कि किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक यानी प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक माना है, तो एमपी फॉलेट। ठीक है, एमपी फॉलेट ने कहा कि प्रत्यायोजन को कभी भी ट्रांसफर नहीं किया सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेलीगेशन एज अ मेयर मिथ ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, तो एमपी फॉलेट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से किसने क्लासिकल या शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना या समालोचना सुखकर, लोकोक्ति, मिथक, नारा और आडंबरपूर्ण समरूपताओं के रूप में की है। ठीक है, तो किसने लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचना मिथक, आडंबर या लोकोक्तियों के रूप में की है, तो हर्बर्ट साइमन ने किया है, हर्बर्ट साइमन। ठीक है,
अब ये हर्बर्ट साइमन की एक फेमस बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ठीक है, जिसके लिए इनको नोबेल का पुरस्कार भी मिला है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज क्लासिकल थियरी एज अ कंफर्टेबल क्लिचेस, मिथ्स, स्लोगन्स एंड प्रोपाउंड्स सिमेंट्रीज, ठीक है। तो ये हर्बर्ट साइमन, इनकी फेमस बुक है जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, ठीक है। संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत मूनी ने किस सिद्धांत को माना है? क्या नियंत्रण के विस्तार को माना है, क्या आदेश की एकता को माना है, या केंद्रीकरण को माना है, या पदसोपान को माना है? तो मूनी ने संगठन के सार्वभौमिक सिद्धांत को पदसोपान के रूप में माना है। इन्होंने बताया कि कोई भी संगठन बनता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसमें हायरार्किकल होता है, ठीक है, उसमें पदसोपानिक श्रृंखला बनती है, ठीक है। कोई अध्यक्ष होगा, कोई हेड ऑफियर होगा, कोई उसका मिनिस्टर होगा, कोई उसका उससे नीचे का पदाधिकारी होगा, कोई सबसे नीचे का पदाधिकारी होगा, ठीक है। तो कोई भी संगठन बनता है उसमें पदसोपान जो है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया या सार्वभौमिक सिद्धांत जो है मूनी ने माना है कि संगठन में सार्वभौमिक सिद्धांत क्या होता है? पद सोपान होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस संगठन में सभी एक जैसे बराबर हैं, तो संगठन को चलाने के लिए तो आदेश वादेश तो देना पड़ता है ना। तो अगर सब एक जैसे बराबर हैं तो एक दूसरे के आदेश को क्यों मानेंगे? वो नहीं मानेगा। कोई भी भाई कहेगा हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? कोई तुम्हारे बॉस हो, है ना। बॉस का पता तभी चलेगा जब इसमें हायरार्किकल सिस्टम होगा, जब इसमें पदानुक्रम होगा, यानी जो सबसे टॉप पर बैठेगा वो बॉस होगा। बॉस की बातों को उसके नीचे वाला अधिकारी मानेगा, उसके नीचे वाले की अधिकारी की बात को उसके नीचे वाला अधिकारी मानेगा, और उसके नीचे वाले अधिकारी को सबसे नीचे वाला अधिकारी उसकी बात को मानेगा। तो इस तरीके संगठन में क्या होना चाहिए? पद सोपानिकता होनी चाहिए, हायरार्किकल सिस्टम होना चाहिए, तभी जो है संगठन सही तरीके से चलेगा। अदरवाइज अगर संगठन में सभी एक जैसे होंगे तो कोई किसी की बात नहीं मानेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मूनी विच प्रिंसिपल इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो हायरार्की जो है ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले 20 क्वेश्चन को हम फिर लाएंगे और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस और भी लगाएं, अपने आप से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, है ना। अगर हम मान के चलते हैं कि 4 महीने के बाद अगर हमारा TRE 4 का एग्जाम हो रहा है, TRE 4.0 का एग्जाम होगा 4 महीने के बाद, तो इस हिसाब से अगर हम 600 क्वेश्चन पर मंथ कर रहे हैं तो लगभग हम 2400 क्वेश्चन जो है 4 महीने में कर ले जाएंगे और 2400 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो 2400 क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है जहां तक कि आपको 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको TRE 4 में हूबहू क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। तो आप 35 क्वेश्चन तो एज इट इज कर पाएंगे। और साथ में BPSC में जो इतनी लो मेरिट जा रही है, अभी देखो 55 और लगभग 55 से 60 क्वेश्चन सही करने पर लोगों का TRE 3 में सिलेक्शन हो गया है ना। 120 क्वेश्चन में से आप 55-60 क्वेश्चन कर दे रहे हैं, जनरल हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जा रहा है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरे चैनल से बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 80 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस का आता है उसमें से आप 70 से 72 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे आंख बंद करके। और उसमें भी 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप पूछेंगे कि ऑप्शन में है कि नहीं ये स्टेट, है ना। तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तो मेरे साथ आप जरूर जुड़े रहें, आपको कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा और भटकने की कोई जरूरत नहीं है बार बार आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।